हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। एक बार फिर आप सबका विंग से एक उड़ान में स्वागत है। काफ़ी दिनों से जेकेपीएसआई के जो एग्ज़ाम्स हैं इसके बारे में आपको पता है ऑलरेडी। कई बार ये अभी पीछे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया जिसमें रोके भी गए एग्ज़ाम, दोबारा स्टार्ट किए गए एग्ज़ाम। जेकेएसएसबी ने जो अभी नोटिफिकेशन निकाली थी जिसके रिगार्डिंग आप कंटिन्यू किए जाए एग्ज़ाम, और दोबारा एग्ज़ाम जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। बट आपको पता है अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जो सेकंड बेंच की बात की जा रही है, जेकेएसएसबी जिसको सेकंड बेंच पे लेकर जा रहा है। इसी केस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं विंगल शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप एक विंग से एक उड़ान का जिसने मुझे एस्पिरेंट्स के साथ बात करने का, उनके तक रीच आउट करने का मौका दिया जी। सर आप मुझे बताइए, आप स्टार्टिंग से जेकेपीएसआई इस एग्ज़ाम से टच में है कंटिन्यूसली, आपको पता है क्या केस के रिगार्डिंग जितने भी हाइलाइट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, कंप्लीट नॉलेज। तो आप लेकिन रेगुलरली सिर्फ डे फर्स्ट से आप स्टार्ट इसके टच में, तो कुछ इसके बारे में हाईलाइट्स बताइए आप। सर केस करने से पहले हमने, जैसे प्रॉपर चैनल एक होता है कि भाई जुडिशरी से जाने से पहले हम जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकारी तंत्र है, उसको बताएं, मशीनरी को बताएं कि भाई कहाँ कुछ गलतियां हो रही हैं या कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने वो सारे फॉलो कर लिए। रीज़न बीइंग कि इससे पहले जब हम पीएसआई का मामला जब सामने आया तो इमीडिएटली एक स्टेटमेंट आया था जेकेएसएसबी की तरफ से कि भाई कोई हमारे पास रिटन कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन इस बार हमने पहले ही दी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार जो है वो अभी एलजी केंद्र जो है वो सीधे सत्ता संभाले हुए है एलजी प्रशासन के अंदर। लेकिन जब हम कोर्ट में गए तो हमने वही चीज़ें दिखाई कि ये चीज़ें हमने दी थी। ये हमारे जो ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस क्या थे कि फर्म क्योंकि स्कैम हुआ है पहले ही बच्चे सताए हुए हैं स्कैम के, तो अभी हमारा भरोसा इस कंपनी पे नहीं बन रहा। भरोसा क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये कंपनी है जो यूपी में ब्लैक लिस्ट रही, और कारण ब्लैक लिस्टिंग का बड़ा साफ था कि वहाँ जो डिजिटल जो प्रोग्रामिंग के थ्रू आंसर स्क्रिप्ट्स होती हैं, जिनका आंसर प्रोग्राम किया जाता है जो सीबीटी मोड में होता है, वहाँ प्रोग्रामिंग में ही कुछ पर्टिकुलर लोगों को फेवर करने के लिए प्रोग्रामिंग ही ऐसे चेंज कर दी कि उनका सिलेक्शन हो। ये चीज़ जब सामने आई थी तो ये वहाँ ब्लैक लिस्ट हुई थी। अब जब ऐसा कोई चीज़ हो, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट का डबल बेंच का आया कि कुछ कंपनीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मास चीटिंग या मैल प्रैक्टिसेस जो सपोर्ट करती हैं, ऐसी फर्म्स को अलाउ नहीं करना चाहिए पब्लिक रिक्रूटमेंट में। तो हमने सोचा कि वाकई में यही चीज़ हमने जेकेएसएसबी को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ उसको कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया वो कोर्ट ने देखा। अंकल जी, मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये आपने केस फर्स्ट टाइम कब फाइल किया था? ये 28 नवंबर। लेकिन टेंडर काफ़ी टाइम पहले जो था वो हो चुका था, ये कंपनी फाइनल हो चुकी थी, तो ये केस पहले क्यों नहीं था? जब पहले भी इस चीज़ की कंपनी की नॉलेज सबको थी कि ऐसी ऐसी कंपनी, और सबको पता था, शायद आपने ये केस पहले फाइल किया होता सब यूथ ने, क्योंकि सबके सामने ये हमें पता है ये स्कैम जेकेपीएसआई का पहले भी हुआ था और सब इससे अवेयर थे। इनफैक्ट पूरा जम्मू कश्मीर इससे अवेयर था, जितने भी एस्पायरेंट्स थे जेकेपीएसआई के। तो ये केस अगर पहले फाइल होता मे भी इसमें पहले एक्शंस लिए जाते। पहले एक्शन, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2 दिन के बाद आया हाई कोर्ट का ऑर्डर, मेंटली काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिस्टर्ब होने के बाद उन्होंने फिर नेक्स्ट डे ही ऑर्डर दे दिया कि कंटिन्यू किया जाए। इस पोजीशन में हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि यूथ का मेंटल जो स्टेट है, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है। अगर ये शायद ये पहले आपने किया होता तो पहले क्यों नहीं किया? मैं ये रीज़न जानना चाहता हूँ, पहले क्यों नहीं था ये। देखिए, जब जो भी चीज़ कहीं अगर हमें कुछ सामने आता है, कोई किसी को हम नोटिस देते हैं, तो नोटिस पीरियड की तरह कुछ दिन हम उनको देने पड़ते हैं। मैंने 4 नवंबर को एक जेकेएसएसबी में एक पिटीशन दी, एक एप्लीकेशन दी कि भाई ये जजमेंट्स हैं इस कंपनी के बारे में, जो सिलेक्शन जो हालांकि अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक में नहीं आता है कि कब हुआ है, लेकिन हाँ जो टेंडर फाइनलाइज हुआ उसके बाद मैंने बोला कि भाई ये चीज़ें हुई हैं। क्योंकि पहले, अब हम टेक्निकल बिड के टाइम पे भी बोल सकते थे, लेकिन टेक्निकल बिड के टाइम पे हम इसलिए बोले कि हो सकता है फाइनेंशियली जो है वो कोई अच्छा डिसीजन हो, जो भी कंपनियां होंगी फाइनेंशियल उसमें वो अच्छे हो। लेकिन जब देखा कि नहीं इसी कंपनी को फाइनलाइज कर दिया गया, तो हमने अपने कंसर्न रेज करे। हमने, हो सकता है कि जेकेएसएसबी से दिमाग से छूट गया हो या उनके सामने ये चीज़ें नहीं हो, हमने अटैच करी नेशनल मीडिया के जो कटिंग्स, न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी, इसके अलावा जजमेंट्स की कॉपियाँ थी, हमने लगाई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ।
देखिए मैंने वही कहा, एग्जीक्यूटिव के पास हम गए, उन्होंने कुछ नहीं करा, तो फिर हमारे पास फाइनल ऑप्शन बचता था कोर्ट का। लेकिन वहाँ हमने ये रिक्वेस्ट जरूर करा था कि ये अर्जेंट मैटर है, क्योंकि रिक्रूटमेंट हो रही है। रिक्रूटमेंट जो थी हमारी 5 को थी, और हमने ये कहा कि रिट पिटिशन है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट जो वायलेशन होगा, तो हमें उसको जो है जल्दी सुना, कोर्ट ने सुना भी, प्रॉपरली सुना भी। विद इन 1 वीक इसका जो हम सबको कॉन्सिक्वेंसेज इसके आए कि रिजल्ट आया, ठीक है, ऑर्डर आया। और ऑर्डर आने के बाद फिर ऐसा क्या था कि एक ही दिन में, नेक्स्ट डे ही एक दिन आया JKSSB का कि पोस्टपोन किया जाए एक दिन एग्जाम को, और नेक्स्ट डे ही इसका ऑर्डर आ गया। उसका क्या रीजन था? देखिए, एक तो जब आप जजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें ना एक चीज़ आती है, आप मुझे लगता है सभी एस्पिरेंट्स जो है वो जजमेंट उन्होंने बार बार पढ़ी है, वहाँ जो कंक्लूजन्स हैं, सेकंड कंक्लूजन यानी कि 75th पैरा जो है, वहाँ जो है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दे रहा है कि एक जुडिशल इंक्वायरी के लिए एक जो कमेटी बनानी है हाई लेवल, और जो कि किसी रिटायर्ड जज के अंडर होनी चाहिए। अब देखिए, जब तक हम जहाँ तक हम जानते हैं, जो सबसे अच्छी जो कमेटियाँ, इंक्वायरी कमेटियाँ, इन्वेस्टिगेशन बनती है टीमें, तो वो या तो रिटायर्ड जज के अंडर यानी कि जुडिशरी के अंडर, या फिर CBI की डिमांड हम करते हैं। कोर्ट ने हमें, मुझे लगता है कि ऐसा रिलीफ दिया जो हर किसी के लिए मतलब एक दिल खुश कर देने वाला था, हर एस्पिरेंट के लिए। लेकिन इस इंक्वायरी कमेटी से कहीं ना कहीं मुझे लगता है बचने के लिए पूरी जजमेंट को डबल बेंच पे ले लिया गया और उसको स्टे ऑर्डर दे दिया। स्टे जो है हमारे इस ऑर्डर को इंटरिम ऑर्डर मिला है, जो कि जा तो वो सकते थे, लेकिन यहाँ सर बात ये है कि जो वो गए हैं वो इसलिए नहीं गए हैं कि भाई हमें एग्जाम कंडक्ट कराना है, पूरी जजमेंट पे स्टे है, और ये जो कमेटी है ये भी नहीं बनी है, जबकि वो कमेटी ये इंक्वायर करेगी कि कैसे ब्लैक लिस्टिंग को टेंडर दे दिया जाता है, कैसे टेंटेड फर्म को फेवर करने के लिए जो है वो क्लॉजें चेंज करी जाती हैं, और ये इसी बार नहीं हुआ है। सर अगर आप देखेंगे पिछले 4 से 5 टेंडर जो अभी तक मेरे उसमें आए हैं, NSCIT को देते हैं वो टेंटेड फर्म, मेरिट्रैक को देते हैं, उसमें बाद में पता चलता है कि ब्लैक लिस्टेड तो है ही, बाद में पता चलता है कि सेक्रेटरी की तरफ से कुछ आया, प्रेशराइज आया है, जो कि न्यू मीडिया रिपोर्ट की ऐसी है। PSI करते हैं, मेरिट्रैक को एक्सटेंड कर दिया जाता है। कोर्ट में जब गए, देखिए ये चीज़ शायद ही कुछ लोगों को पता हो, जब हमारा पेपर फाइनेंस का हो रहा था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, 6 तारीख को पेपर था और 4 तारीख को एक कंपनी जाती है कोर्ट में, वहाँ वो स्टे ऑर्डर लेने के लिए जाती है और नहीं देते हैं। सेम यही प्रोसीजर जो आज फॉलो हुआ है कि हमें एग्जाम कराने दिया जाए, वहाँ पे भी यही हुआ था। एग्जाम कराने के लिए कोर्ट ने कहा कि स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा, एग्जाम कराओ आप, पिछली बार, और उसका परिणाम हमने देखा, हमारा पेपर लीक हुआ था, बाद में इंक्वायरी कमेटी बैठी और हमारे 6 से 7 महीने जो वो ज़ाया गए थे। अब इस बार फिर हो रहा है, कोर्ट में ये इनका जाना अपने आप को बचाने के लिए था और इनका कोई मकसद नहीं था, हमारे फेवर में कभी नहीं था। अच्छा, तो अब ये एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहे हैं, हमें पता है सारे स्टूडेंट जिस भी मेंटल स्टेट में ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के, जैसे आप तो कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से इस संघर्ष में लगे हुए कि जो भी चीज़ आपका संघर्ष और काफ़ी सारे स्टूडेंट का यही संघर्ष है, आफ्टर ऑल JKPSI स्कैम के बाद, कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, उसके बाद जो एग्ज़ाम हो वो बिल्कुल फेयर मैनर में हो। हम सारे स्टूडेंट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में, सिर्फ JKPSI नहीं, इनफैक्ट हर कोई भी अगर एग्ज़ाम हो रहा है कॉम्पिटिटिव का, उसमें सब चाहते हैं कि फेयर तरीके से हो, और हम भी और विंकल जी भी और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो यही एक एक्सपेक्ट करते हैं JKSSB या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से कि हमारा एग्ज़ाम जो फेयर किया जाए। अब मुझे बताइए, आप तो चलो इस संघर्ष में लगे हैं कि अभी एग्ज़ाम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम हो गए, बट कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि रिजल्ट जो होगा उसको क्या किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा, रिजल्ट को तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक ये केस का कुछ ना कुछ क्लियर आउट नहीं हो जाता। तो आप मुझे बताएं कि इसका आगे एग्जाम्स के बाद क्या फ्यूचर है इस केस? जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैं अपना केस, देखिए मैंने केस को शुरू से ही पढ़ा है, इसके बारे में अच्छी सी रिसर्च करी है, ये और जजमेंट भी, ये जो अभी डबल बेंच में भी गया है, हालांकि वो अभी नाम आना है, लेकिन हमें और मुझे जो एस्पिरेंट्स जो हम पेटिशनर्स हैं, हम ये केस कहीं भी चले जाएंगे, हर बार हम इसको जीतेंगे, हर बार। उसका कारण ये नहीं है कि कोई हमारे पास, जैसे सरकार के पास वकील बहुत हैं तो उनके थ्रू आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ सच है। इस बार हमारे पास वो चीज़ें हैं, जो वो एविडेंसेस हैं, जो सरकार कहीं भी लेके चले जाए
सरकार कहीं भी हमारे साथ 1 to 1 में आ जाए, किसी भी लेवल पे कोर्ट पे, हम वहाँ उसका जवाब देंगे। मुझे ये बताइए, अगर यही चीज़ है फिर सरकार देखिए रिक्रूटमेंट कहाँ जानी है। मैं एक चीज़ यहाँ और कर देना चाहता हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं एक और कोर्ट, जो हायर कोर्ट है, उनको भी ये सोचना चाहिए, हम अपने जो हमारा फंडामेंटल राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसको बचाने के लिए कोर्ट के पास जा रहे हैं। हम भी वकील को पैसे दे रहे हैं और टैक्स पेयर मनी से जो सरकारी वकील है, हमारे ही पैसे से उनको भी हमारे अगेंस्ट लड़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये कहां तक सही है, इस बात को कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कॉन्स्टिट्यूशनली ये कॉन्ट्राडिक्शन है। फंडामेंटल राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी हुई थी, उसका सरकार जो है उसका अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि अगर कोर्ट ये सामने लाती है, कोर्ट के सामने आता है कि हाँ, सिंगल बेंच में भी आता है कि हमारे राइट का, देखो एक आम इंसान का ऐसा कुछ होता है, उसका कोई जैसे मानो मेरा और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, हम एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि हम प्राइवेट प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर एक सरकार ये कह रही है कि नहीं, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है बड़ा शर्म की बात है सरकार जो डबल बेंच में गई है। रही बात जो कैंडिडेट्स हैं उनकी, मैं टू बी फ्रैंक सर, जो एक मोमेंटम पेपर पोस्टपोन होने के बाद होता है, उससे कम से कम भी 100 टाइम ज़्यादा इम्पैक्ट ये पड़ता है जब कोर्ट का ये डिसीजन आता है, यानी कि कोर्ट का ये वर्डिक्ट आता है कि हाँ कंपनी टेंटेड है और एग्जाम टेंडर देने के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, बच्चों का मेंटल स्टेट, और कोर्ट कहता है कि ये पेपर कैंसिल है, कोर्ट का ऑर्डर आता है कि पेपर ये क्वैश्ड है, कैंसिल है। ये चीज़ बच्चे को टोटली डिस्टर्ब कर देती है। पेपर से 1 घंटा पहले अगर बच्चे को कहीं उसके साथ कुछ वैसी घटना होती है तो उसको पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है। इवन कि एग्जाम में बैठे हुए भी अगर कुछ उसके साथ हल्का सा कोई उसको पूछ ही ले उल्टी सीधी बात या कोई धक्का मुक्की हो जाए उसके साथ, पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है उसके साथ, माइंड वॉश एकदम। लेकिन यहाँ तो उसके साथ इतना बड़ा एक नोटिस आता है, और हाई कोर्ट का आता है, कोई JK SSB का नोटिस नहीं आता है। उसके बाद उसको फिर अगले दिन बुला लिया जाता है पेपर देने के लिए, 1 दिन का पोस्टपोन करने। उसके साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी जो मेहनत थी उसको एकदम ज़ाया करने की कोशिश करी गई है। उसके साथ मेरी सहानुभूति जरूर हो सकती है, मैं भी उसी का शिकार हूँ, लेकिन मेरा एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ तक मुझे लगता है सब लोग, कुछ लोगों को लग भी रहा था कि शायद कुछ लोग कह रहे थे कि अब तो पेपर होने दो, ऐसा कह रहे थे कि पहले हर बार आ जाते हो। लेकिन अगर उस समय भी सब उठते तो ये नहीं होता। अब भी मौका है, क्योंकि अब आगे भी एग्ज़ाम होने हैं, एक सिर्फ JK PSI नहीं है। हालांकि क्योंकि डिफेंस में जाना, बेल्ट फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना हर किसी का ड्रीम जॉब होता है, तो इसलिए ये बहुत क्लोज है सबके JK PSI। लेकिन ये रिक्रूटमेंट फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही है, इसका अफसोस हमें है। हम लड़ेंगे, हर केस, हर जगह, हर बेंच में जाएंगे, जिस बेंच तक हम जा सकते हैं हम जाएंगे और लड़ेंगे इस केस को। तो एट द एंड विंकल जी की यही बात है कि ये इस रिक्रूटमेंट को लेकर एट द एंड सिर्फ इस रिक्रूटमेंट की ये बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं ओवरऑल पूरे इस प्रोसेस की, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस की, ये सारा का सारा जो भी है फेयर मैनर से हो। फेयर मैनर इन द सेंस कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हो। अगर आप कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी बॉडी अगर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट जितने भी उसमें अपीयर्ड हो रहे हैं, अगर उनको सबको ये लग रहा है कि अपीयर्ड होने का रीजन उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये पूरा ट्रांसपेरेंसी से है, तो ये एक सेटिस्फैक्शन है, चाहे उसका वो फेलियर हो, चाहे वो उसका पास होने का रीजन हो, लेकिन उसके स्टूडेंट में ये सेटिस्फैक्शन रहती है। तो इनका यही कहने का मतलब है कि प्रोसेस एग्जाम तो हो जाएगा, बट एग्जाम होने के बाद जब ये रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद क्या वो हर एक स्टूडेंट को जिसने मेहनत की है, अगर मेहनत की है क्वालिफाई करेगा। बट कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी रहेगा कि हमने मेहनत की थी बट हम क्वालिफाई नहीं हुए। क्या वो डाउट लाना जरूरी है। उस डाउट को क्लियर करने के लिए ये इतना केस फाइट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली हर लेवल पे जाएंगे जब तक इस केस का कुछ भी एट द एंड एक वर्डिक्ट जो एक एक्सेप्टेबल ना हो हर एक एस्पिरेंट को J&K के, तब तक ये लड़ेंगे इस चीज में। एट द एंड में यही विंकल जी से कहना चाहूंगा, कुछ भी अगर आप अपनी तरफ से यूथ को कहना चाहें, क्योंकि अकेले में आपको पता है, अगर जिसको भी ये चीज लग रही है कि हाँ भाई हमारा ये प्रोसेस है ये सही नहीं है, ऐसा जो भी आपको रीजन लग रहा है, आप सपोर्ट में रहें, सपोर्ट में विंकल जी की सपोर्ट में रहें। जिस भी तरह से चलना है, इनको नॉलेज है इस चीज का, आप सारे मिलकर इनका साथ दें या अपने अपने एंड पे जो भी करना है, क्योंकि एट द एंड ये हम सब के फ्यूचर की बात है, ये यूथ के फ्यूचर की बात है, हमारी एम्प्लॉयमेंट की बात है,
ये यूथ के फ्यूचर, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात JKPSI की नहीं, ये बात हर एक एग्ज़ाम की है जो आने वाले एग्ज़ाम आगे कंडक्ट होंगे। तो इसलिए मैं एट द एंड यही पूछूंगा विंकल जी से, कुछ भी अगर आप अपनी तरफ से कहना चाहें यूथ को, एस्पायरेंट्स को, कह सकते हैं आप। विंग से एक उड़ान की तरफ से मैं 2 अपील करना चाहूँगा, अगर मुझे अनुमति आप देंगे। मैं एक जो अपील है सरकार से, दूसरी अपील जो है वो एस्पिरेंट से करना चाहूँगा, जो यूथ है उसके साथ करना चाहूँगा, और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक से करना चाहूँगा। पहली मुझे लगता है सरकार से अपील ये है कि जो पब्लिक रिक्रूटमेंट है उसको आप अपने हाथों में लीजिए। जिस तरह से बजट सरकार का अपने इतने क्लोज उसमें बनता है कि कभी बजट स्पीच बाहर लीक नहीं होती है, जिस तरह से डिफेंस का है, डिफेंस सरकार के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो प्राइवेट हाथों में नहीं जाता है। इसी तरह से जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक जो सरकार जो रिक्रूटमेंट करती है वो प्राइवेट हाथों में ना दो, और सरकार उसको अपने हाथों में लेके ये प्राइवेट एजेंसियों का झंझट ही खत्म करे, और एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसका क्या भुगतान सरकार, जो मुलाजिम, जो ऑफिसर्स इसमें शामिल पाए गए तो उनके साथ क्या होगा। क्योंकि अभी तक जब लॉ जो थे जब फ्रेम करे गए, जो अभी तक कानून जो है, पेपर लीकेज इतना बड़ा माफिया नहीं बना हुआ था, इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ था, लेकिन आज की डेट में ये बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे इस पे पड़ रहा है। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून बनाइए, क्योंकि कर्नाटका में जो है हाई कोर्ट ने ये एक जो हेयरिंग है उसके दौरान कहा भी, जब हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था, कि ये जो करते हैं, जो जिन लोगों ने पेपर लीक वाला स्कैम जो करते हैं, ये डेथ सेंटेंस से भी ज़्यादा गलत काम करते हैं। इनको ऐसी सज़ाएं होनी चाहिए, उससे जो है बड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो सख्त कानून फ्रेम करिए। दूसरा, एस्पिरेंट्स का और यूथ, बाकी आपके व्यूअर्स और JNK के तमाम लोगों से मेरी एक अपील है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज आप मौका है, आज आप देखिए, आज ही फायर एंड इमरजेंसी 2013 में शुरू हुआ था रिक्रूटमेंट, और 20 में जो है वो कंप्लीट हुआ था, जिसमें एलिगेशन लग रहे थे बार बार, और मैं आपको बता दूं उसमें भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन सामने आएगी, क्योंकि उसमें ऐसे एविडेंसेस हैं, रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ्स, सब कुछ है। इसी तरह से इन रिक्रूटमेंट्स में भी, जब मान लीजिए आज आप रिक्रूट हो रहे हैं और उसके 3 साल बाद ऐसी ही कोई कमेटी बैठ के कहती है कि आपकी रिक्रूटमेंट जो हुई थी वो गलत हुई थी, आप खुद बताइए क्या आपको सरकार उसका हर्जाना देगी? नहीं देगी। तो आज उठिए, खड़े होइए, यूथ अगेंस्ट करप्शन जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे पेज है, फॉलो करिए, हमसे जुड़िए, और मिलके हम लोग एक जो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन हमारा चल रहा है इतनी देर से, पिछले 6 महीने से लगातार हम आंदोलन में है, अलग अलग स्टेज पे है। अब इसको एक राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाने की उम्मीद है। मैंने कल ही सबसे एक जो है सबको एक रिक्वेस्ट करा था कि आप अपने इस मसले को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ध्यान में लेके आइए। वहां आप लेटर लिखिए, लेटर में क्या लिखना है ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आप बताइए उनको कि किस तरह से आपका पहले एग्जाम कैंसिल हुआ, उसमें स्कैम हुआ था, ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने कराया था, दूसरी बार जब फिर से एग्जाम कराने लगे फिर ब्लैक लिस्टेड कंपनी में आए, आप कोर्ट में गए, वहां आपके फेवर में फैसला आया, लेकिन सरकार ने वो फैसला पलट दिया। सरकार, आप ऐसा कह लीजिए कि वो कोर्ट में चली गई, उस पर स्टे ऑर्डर ले आई। रिट पिटीशन का आप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे उनसे आप ये गुहार करिए कि हमें कोई रिलीफ दीजिए, इसमें इंटरवीन करिए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट आज से नहीं है। हाल ही में जो आज ही मैंने देखा कि जो फायर एंड इमरजेंसी के लिए रिलेटेड भी एक नोटिस निकला है, ऐसे ही बाकी रिक्रूटमेंट स्कैम्स जो हैं 3 फाइनेंस या JEE वाला वो भी सामने आए थे, इनका मेंशन करिए और उनको जो है स्पीड पोस्ट करिए। ये हमारा पहला स्टेप है इसको राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाने के लिए। आगे क्या होगा, यूथ अगेंस्ट करप्शन के डिस्ट्रिक्ट वाइज पेज बने हुए हैं, जो ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं, उसमें जुड़िए, और जो तय रणनीति है, ऐसे हम बाहर जो है रणनीति अब सबके सामने तो, सरकार के सामने तो दी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ तयशुदा समय मीटिंगें जो होंगी, आपकी मीट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपके तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। जो भी डिसीजन कोर कमेटी लेती है, जल्दी ही इसकी जो कोर कमेटी है जो आंदोलन को पूरा मॉनिटर करेगी वो भी बना दी जाएगी, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स है, कुछ जुडिशरी के रिटायर्ड जो लोग हैं वो भी आएंगे, क्योंकि ये अब हमारा PSI का मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा है यूथ के साथ इनजस्टिस का, आपके साथ इनजस्टिस का। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप करिए, ये जो फर्स्ट स्टेप है, और स्पीड पोस्ट करिए इस चीज़ को। मुझे लगता है जो जजमेंट मैं कह रहा था, अगर आप वो नहीं भी करेंगे, क्योंकि सभी लोग, मैं चाहता हूं कि
बाई ट्यूसडे वेडनेसडे को ये लगभग 30,000 पेटिशन जो है ये अलग अलग लोग इंडिविजुअल आप दे सकते हैं। 30,000 कोई बड़ा नहीं है, 30 से 35 रुपए का खर्चा है। कल तो हम 125 तक इसको जो सोच रहे थे कि 125 रुपए तक खर्चा जा रहा था, और कम कर दीजिए। सिर्फ रिट पेटिशन के नंबर जो है मेंशन कर दीजिए, जो हमारा समाधान है होगा। और जल्द ही हमारा जो लीगल हमें जो इसके बाद हमारे पास रेमेडी है उसके लिए हम जाने वाले हैं, और उसके लिए जो जानकारी है आपको माध्यम जो यूथ अगेंस्ट करप्शन है उसके माध्यम से भी और अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके तक पहुंचेगी। आपका जो भी रोल होगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो रोल आप प्ले करें। बहुत बहुत धन्यवाद विंग्स एक उड़ान का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। ठीक है, मैं भी एट द एंड ये फाइनली यही बात कहूँगा कि हम सबका भी एक ही सिर्फ हम भी सब यही चाहते हैं कि हमारा एट द एंड क्या हो, कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है हमारे साथ वो इन द वे ऑफ फेयर मैनर हो। फेयर मैनर से कोई भी चीज़ हुई वो एक्सेप्टेबल होती है। अगर वो फेयर मैनर में है आपका फेलियर भी एक्सेप्टेबल है, अगर वो फेयर मैनर में है तो आपका सक्सेस भी एक्सेप्टेबल है। तो हमारी तरफ से विंग्स एक उड़ान की तरफ से भी यही एक रिक्वेस्ट है सबको, अगर आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, इन्होंने जैसा कहा कि सिर्फ ये JKPSI की बात नहीं है, हर एक रिक्रूटमेंट की बात है, ताकि फेयर मैनर से, और सिंपल सिर्फ एक ही हमारी ये बात है कि फेयर मैनर से क्या हो, ये प्रोसेस को किया जाए। ठीक है, हम विंग्स एक उड़ान की टीम की तरफ से विक्टर जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कुछ अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आप इनको सपोर्ट करेंगे, उम्मीद है आप यूथ को सपोर्ट करेंगे, उम्मीद है आप JNT एम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे और एम्प्लॉयमेंट को आप बढ़ावा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।